बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज टॉक यशमीन जमाल के साथ मैं हूं आपकी मेजबान महा इकबाल। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने अपना तफसीली फैसला जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया और हमने देखा कि तफसीली फैसले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई ऐसी संगीन गलती की जाए जिससे इंतखाबी अमल मुतासिर हो, तो ऐसे में इस गली को सुधारने और इंसाफ की फराहमी के लिए अदालती मुदाखलत जरूरी हो जाती है। अपने तफसीली फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कल अदम करार देने के साथ साथ इलेक्शन कमीशन के जो 1 मार्च का फैसला है उसे भी आइन से मुतसादिम और गैर कानूनी करार दे दिया है। अक्सरियती फैसले में अदालत का इलेक्शन कमीशन के हवाले से लिखना है कि इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का जामिन होता है और हुकूमत का चौथा सतून है। इलेक्शन कमीशन फरवरी 2024 में अपना यह किरदार अदा करने में बुरी तरह नाकाम रहा। मखसूस नशिस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा। इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम साफ शफाफ इलेक्शंस कराना है। मखसूस नशिस्तों के फैसले से इख्तिलाफ करने वाले 2 जजेस के 5 अगस्त को जारी होने वाले इख्तिलाफी नोट का हवाला देते हुए तफसीली फैसले में लिखा गया है कि साथ ही जजेस दूसरे की राय पर कमेंट्स दे सकते हैं। राय देने के लिए वजूहात भी देंगे, लेकिन किसी जजेस की राय में क्या गलत है, लेकिन जिस तरीके से 2 जजेस ने इख्तिलाफ किया वो गैर शाइस्ता है। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान ने अपना इख्तिलाफी नोट लिखा वो उन्हें जेब नहीं देता। ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि जजेस अपनी राय देते हुए हदूद से तजावुज कर गए। 2 जजेस ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि 13 रुकने फुल कोर्ट के अक्सरियती फैसले की तामील ना करें। ऐसी राय मुल्क की आला तरीन अदलिया की सालमियत को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है और 2 जजेस का यह अमल अदालती कार्रवाई और फराहमी इंसाफ में रुकावट डालने की कोशिश है। तफसीली फैसले में अदालत की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो अवाम की ख्वाहिश है जमहूरियत के लिए शफाफ इलेक्शन ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। अवाम का वोट जमहूरी गवर्नेंस का अहम जुज़्व है और जमहूरियत का इख्तियार अवाम के पास है। तो ये आज की अहम डेवलपमेंट्स हुई। अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कराऊँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन किया है रिजवान खान साहब होंगे और परवेज अंदेला साहब होंगे मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ। परवेज साहब, आज जो सारी सूरत हाल है वो आपके सामने है। मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा डिटेल्ड फैसला है और लग तो ये है कि हुकूमत इस वक्त फंस गई है। क्या लगता है हुकूमत अब इस फैसले के आने के बाद क्या प्लानिंग कर रही है, किस तरीके से लेकर चलेगी आने वाले दिनों को? बहुत शुक्रिया। देखें जी, ये तफसील, ये जो फैसला है ना, इसको देखकर जो मुझे लगता है, जो मैंने इसको पढ़ा है, नॉर्मल जब इतना बड़ा कोई फैसला आता है तो कानून की किताबें सामने रखकर फैसले किए जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो फैसला है ना, ये किसी हैंडसम की तस्वीर सामने रख के फैसला लिखा गया। देखें, इसमें आइन का किसी जगह पे तो जिक्र कोई है नहीं है कि अगर ये महसूस सीटें जो कि पाकिस्तान पूरा एक साइड पे है, वकला एक साइड पे हैं, इवन के वो दलाइल देने वाले वकला भी एक साइड पे हैं, इवन जो उनके अपने वकील थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्होंने इलेक्शन लड़ा सलमान रखकर, वो भी एक साइड पर थे। जब उनसे जजेस सवाल कर रहे थे कि ये सीटें तहरीक इंसाफ को देनी चाहिए या जानी चाहिए, तो वो भी कह रही थी कि तहरीक इंसाफ की तो सीटें बनती नहीं है क्योंकि तहरीक इंसाफ ने तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं है। एक जमात के तौर पर इलेक्शन लड़ा तो तहरीक इंसाफ को ये सीटें कैसे मिल सकती हैं? हाँ, सुन्नी इत्तेहाद की सीटें जरूर हैं। तो अब इसके बावजूद वो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना और उस पर जिद करना, और आप ये देखें कि अदारे की साख जो है वो मेरे ख्याल में 8 जजेस जो उन्होंने दाव पे लगाई हुई है कि ये अब इस पूरे जो फैसला है जिसका अभी जिक्र हो रहा है, इसमें किसी जगह पे किसी कानून की, किसी आइन की, किसी शिक का नहीं बताया गया कि ये किस कानून के तहत दिए गए हैं। जब एक पार्टी नहीं है, एक पार्टी का इंतहाबी निशान नहीं है, उसने इंतहाबी निशान पे इलेक्शन लड़ा नहीं है, उसने सीटें जमा करवाई नहीं है, तो तमाम चीज़ों के बावजूद ये सीटें दे देना और उस पर आखिरी दम तक अड़े रहना मेरी समझ से बाहर है कि ये कैसे होने जा रहा है। और दूसरा ये देखें, इस पे इलेक्शन कमीशन तो पहले ही मतलब कि वो बता चुका है कि इस पे अमल दरामद करने वाली अमल दरामद इस पे हो नहीं सकता। फिर इस पे आप ये देखें जो बाकी दूसरे 2 जजेस थे उनका जो अजाफी नोट था उसमें हर चीज उन 2 अजाफी नोट्स में 2 जजों ने खोलकर सामने रख दी है कि क्या वो वजह है। और फिर जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था जिसमें कहा गया था कि ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं बनती, और उसको भी उन 2 अजाफी जो जज साहबान ने नोट लिखा उसमें बताया कि क्यों नहीं बनती।
लेकिन आई डोंट नो ये 8 जजेस जो हैं इस बात पे संदेला साहब, फैसले में ये तो कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक सियासी जमात है और ये हकीकत है। फैसले में जो सामने आ रही चीजें, उन्होंने कहा कि ये आइन किसी भी सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोक सकता। अब ये फैसला तो आ गया, नून लीग क्या स्ट्रेटेजी अपनाएगी, किस तरह से इनकाउंटर करेगी इस तमाम तर सूरत हाल को? देखिए, ये किसी की ख्वाहिश हो सकती है और ये भी एक बात मानी जा सकती है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सियासी पार्टी है, लेकिन उसका एक तरीकाकार होता है। क्या दुनिया में किसी भी पार्टी को रजिस्टर्ड कराने का, फिर उसके अगर इलेक्शन होने हैं, फिर अगर उसके इलेक्शन ड्यू हैं, फिर उसको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8, 2, 2.5, 3 साल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अपनी हुकूमत रही है, लेकिन उन्होंने उस अपनी जमात का इलेक्शन करवाया ही नहीं है, तो फिर वो कैसे एक जमात हो सकती है? और फिर सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर बाकायदा फैसला है। उस फैसले के बावजूद अगर ये जिद है, ये मान लिया जाता है, ये मान लेते हैं, हम एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात है, उसका एक फॉलोअर्स है, उसके वोटर हैं, उसकी एक लीडरशिप है, लेकिन जाहिर है कोई कानून भी होता है, कोई कायदा भी होता है। अब ये तो नहीं होता कि अगर आप कंटेनर पर खड़े होकर कह दें कि मैं इक़्तिदार में आऊंगा तो फलां का एसी बंद कर दूंगा, फलां को थाने से निकाल कर आप ले जाएं, फलां की मूंछें उखाड़ दूंगा, फलां को मैं देख लूंगा। देखिए, उस हद तक तो ये चीजें ठीक होती हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली ये चीजें कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डेफिनेट, एक तो इसमें ऑलरेडी आपको पता कि कानून साजी हो रही है, कानून साजी हो चुकी है, आने वाले दिनों में भी इसमें कानून साजी होने वाली है और वो कानून साजी होगी। मेरा नहीं ख्याल किसी ठीक है रिजवान साहब, वैसे तो मुबारक हो आपको, क्योंकि आज आपका बड़ा दिन है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा डिसीजन सामने आया आपके हक में। तो परवेज संदेला साहब तो ये कह रहे हैं कि पीटीआई को तो वो जीत मिली है जिसके लिए उसने वो फरीक थी ही नहीं, और वो तो कह रहे हैं कि हैंडसम पिक्चर सामने रखकर ही फैसला किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया महासाहिबा, आपको मुबारक हो, पूरी पाकिस्तान कौम को मुबारक हो, आज़ाद अदलिया को मुबारक हो, और मैं परवेज संदेला साहब को मुबारकबाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ दिल से कि मुबारकबाद दे दें। जी जी, तो मैं इनको ही मुबारकबाद देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो, आज़ाद अदलिया हो, वो नवाज शरीफ के हक में फैसले दे, वो जरदारी के हक में फैसले दे, वो इमरान खान के हक में फैसले दे, लेकिन फैसले वो दे जो पाकिस्तान और उसकी आवाम के हक में हो। मंसूर शेख साहब जैसे जज और उनके साथ जितने भी जज हैं सब अदलिया हैं, सलाम है उनको, खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो अदलिया जैसे जज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, ऐसे ही जज साहिबान जुडिशल मजिस्ट्रेट में बैठे हों, सेशन जज में बैठे हों। पूरी पाकिस्तान कौम को इंसाफ मिलना चाहिए। वहाँ साहिबा बात की इन्होंने कि जी ये फैसले मुसल्लत किए जा रहे हैं। फैसले मुसल्लत नहीं किए जा रहे हैं, ये पाकिस्तानी कौम के दिलों की आवाज है। इमरान खान साहब पाकिस्तानी कौम के दिलों की आवाज बन चुके हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान उनको अपना लीडर मान चुके हैं। अब उनके खिलाफ हो क्या रहा है? अब इमरान खान साहब के खिलाफ साजिशें करने वाले आहिस्ता 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 खुद उनको एक्सेप्ट कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला, और बहुत जल्द एक हकीकी जमहूरियत पाकिस्तान में होगी। ठीक है। अच्छा रिजवान साहब, वैसे लगता नहीं है कि जब फैसला आपके हक में आते हैं तो फिर बड़े शादियाने बजाए जाते हैं, खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन जब फैसला आपके खिलाफ आते हैं तो फिर वही अदलिया आपको बुरी लगना शुरू हो जाती है। यही फैसला अगर लेट सपोज काजी फाइज ईसा की तरफ से आता तो फिर तब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब फैसला काजी फाइज ईसा की तरफ से किया जाता है तो फिर आप बड़े रो रहे होते हैं। देखिए जी, काजी फायद ईसा कोई इंडिया के चीफ जस्टिस नहीं है, वो भी हमारे चीफ जस्टिस हैं। बिल्कुल, हम उस अदलिया की इज्जत करते हैं जो इंसाफ करे, चाहे वो इंसाफ इमरान खान के साथ हो या नवाज शरीफ साहब के साथ हो। इंसाफ होना चाहिए। हम तमाम अदलिया की इज्जत करेंगे, और मैं तो ये कहता हूँ कि ये इंसानी इखलाकी एक हकीकत है। इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा दे देना चाहिए इस फैसले के बाद, और हक में फैसला हो तो ही इंसाफ होगा। जी बिल्कुल, हक का फैसला ही नहीं है। आप खुद सोचती हैं आप कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी नहीं है? 8 फरवरी को हमें लोगों ने वोट नहीं दिए। आप खुद बताएं हमें, हम पार्टी नहीं है? हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान पूरी दुनिया के लीडर हैं, खाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं, पूरी दुनिया के लीडर बन चुके हैं वो। आप तस्लीम करें ना उसको। अब अगर एक मिसाल है,
अगर कोई ये कहता है कि जी नवाज शरीफ साहब नून लीग के लीडर नहीं है, तो कोई मानेगा इस बात? हालांकि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम जरूर है, लेकिन लीडर नवाज शरीफ है, वोट नवाज शरीफ का है, शहबाज शरीफ का नहीं है। तो ऐसे ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। साहब, क्यों नहीं आप बानी पीटीआई को लीडर मानते हैं? क्यों नहीं इमरान खान को आप लीडर मानते हैं? मान नहीं लीडर। और दूसरी बात यह कि जो स्पीकर अयाज सादी की तरफ से हम देख रहे हैं कि उनकी तरफ से एक खत लिखा गया है, वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि हमारी जो ये मखसूस नशिस्त है ये हमें दे दी जाए। क्यों प्रेशराइज किया जा रहा है? और आपको लगता है कि अब नून लीग ये अदालती फैसला मानेगी? मैं पहले ये इमरान खान जो पूरी दुनिया के लीडर वाली बात है, इसको समझ लूं भाई अपने से कि इमरान खान साहब पूरी दुनिया के लीडर हैं। भाईजान पाकिस्तान के लीडर भी नहीं है इमरान खान साहब, एक ग्रुप के लीडर हैं जिसको उर्फे आम में आजकल कल्ट कहा जाता है। उसके वो लीडर जरूर हैं, वो उनके पीछे जरूर हैं, वो फॉलोअर जरूर हैं, लेकिन पूरी दुनिया को अगर शामिल करना है तो फिर इसराइल वाली बता दें। इसराइल इस वक्त देखें, इसराइल के अखबारों में छप रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस बात में उन्होंने पहले भी कोशिश की और आने वाले वक्त में भी अगर इमरान खान साहब आते हैं तो इसराइल को तस्लीम करने के लिए या इसराइलियों के लिए वो नरम गोशा रखते हैं। और साथ में ये भी लिखा है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट है और जो हुकूमत है वो किसी भी तरह से इसराइल के साथ किसी भी तरह के तलकात या नरम गोशा नहीं रखते। लेकिन अगर इमरान खान आते हैं या अगर इमरान खान की हुकूमत आती है तो फिर ये काम हो सकता है। ये इसराइली अखबार लिख रहे हैं। अगर इस लिहाज से अगर आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब दुनिया के लीडर हैं तो फिर मैं आपकी बात मान लेता हूं। अदरवाइज मुझे बता दें दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जो इमरान खान को लीडर करता है? सऊदी अरब के साथ इमरान खान से फड्डे करके गए हैं। तुर्की और मलेशिया को दरमियान में बिठाकर वो बेचारे वेट करते रहे कॉन्फ्रेंस के लिए, मीटिंग के लिए, इमरान खान साहब और पहुंचे नहीं है। सऊदी अरब के साथ इंडिया के साथ मोदी उनका फोन नहीं उठाता, तो वो कौन सी दुनिया है जिसके इमरान खान साहब लीडर है? अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाए जी, आप कह रहे हैं कि सरदार इयाज सादक साहब, मेरे ख्याल में सरदार इयाज सादक साहब की बेहतरीन ये उनकी ये एक देखें, उनके फ्राइज में जो आता है वो स्पीकर है, उन्होंने खत लिखा है और यही बनता है। कैसे हो सकता है? मैम आप मुझे समझा दें जरा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद अरकान जिन्होंने बगैर किसी टिकट के इलेक्शन लड़ा और आजाद की, किसी ने कद्दू के निशान पे लड़ा, किसी ने मतलब बहुत सारे निशानात थे, उसके बाद 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार कर ली। पाकिस्तान के आइन में कौन सी ऐसी शिक है कि अगर आपने इलेक्शन जीतने के फौरन बाद एक जमात में अगर आपने शमूलियत कर रही है तो उसके बाद 6 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट आपको हुक्म कर दे भाई ना उसका सर हो ना उसका पैर हो, भी अब इसको छोड़ दें, 15 दिन के अंदर अंदर अपने सिग्नेचर से आप किसी दूसरी जमात में दाखिल हो जाएं, बल्कि दूसरी भी नहीं, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएं। तो क्या सरदार इयाज सादक साहब का खत गलत है? और यही सरदार इयाज सादक साहब है जिनकी मरवत साहब जो है पिछले दिनों उनको खराज तहसीन पेश कर रहे थे जब उन्होंने असेंबली के लिए आवाज उठाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जेलों से छुड़वाया, तो वो सरदार इयाज सादक साहब बड़े अच्छे थे। तो मेरे ख्याल में सरदार इयाज सादक साहब ने बिल्कुल ठीक किया है। ये सीटें जो हैं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बनती है, दूसरी इत्तेहादी जमातों की बनती हैं। ठीक है, ये फैसला तो आ गया हुआ ना, ये फैसला महफूज हो चुका हुआ है, तो आपको नहीं लगता अब अगर आपने ये फैसला नहीं मानना तो फिर एक इससे भी बड़ा बेंच बनाने की लिए जरूरत है? क्योंकि एक इतने बड़े बेंच की तरफ से इतना इत्तेफाकी राय किया जाना एक डिसीजन पर, तो फिर नून लीग को मान लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा बेंच है और काबिल एहतराम बेंच है। देखिए बिल्कुल काबिल एहतराम है, हमारे लिए सारे के सारे काबिलियत है, लेकिन देखें इस वक्त बड़े बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है। पिछले दिनों ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि लॉ में, कानून में एक तब्दीली कर लें, वहां पर भी एक शिक लगा दें जहां पे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो एक सियासी पार्टी रजिस्टर्ड करा लें और वो खुलकर आएँ और फिर सियासत करें। अब देखें ये तो बिल्कुल एक सियासत करने वाली बात होगी है ना। 2016-17 में भी इस सियासत का आगाज हुआ था जब साकिर निसार साहब ने बाकायदा तौर पर नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून हुकूमत के खिलाफ एक पार्टी बना ली थी और उस पार्टी के सर पर देखें पाकिस्तान जब भी तरक्की करने लगता है, 2016-17 में क्या हो रहा था, बाद में ये बीते सारी बातें वाज़ेह भी हुई हैं। जनरल जो बाजवा साहब थे उनकी चीजें भी लीक हुई, उन्होंने कहा जी कि हमें इमरान खान से मोहब्बत होगी तो उसको लाने के लिए हमने सब कुछ किया। उस वक्त भी पाकिस्तान कहां से कहा जा रहा था, डॉलर का रेट क्या था, बिजली 5 रुपए 95 पैसे यूनिट थी, डीजल पेट्रोल आपका 60-65 रुपए था, दुनिया की 18वीं बड़ी आप मैशत बनने जा रहे थे 2-4-10 साल के बाद। क्या हुआ? इन्हीं जजों ने, इन्हीं पार्टी जो उन्होंने अंदर एक बनाई थी उसकी वजह से सब कुछ हुआ। और आज फिर सियासी तौर पर देखा जाए तो लग ऐसे रहा है कि जजों ने एक बाकायदा तौर पर 8 रुकनी सियासी पार्टी अनाउंस कर दी है और उसका मकसद रियासत को, पाकिस्तान को, हुकूमत को
किसी भी तरह से सिस्टम नहीं चलने देना। संदेला साहब, ठीक है, नून लीग ने, इस हुकूमत ने भी इलेक्शन कमीशन को फंसा के रख दिया हुआ है। रिजवान साहब, फैसला तो आ गया आपके हक में, लेकिन जो नून लीग है, हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि हम ये फैसला, इस पर मिनो अमल नहीं करेंगे। अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी? क्योंकि ना तो आपको जलसे करने दिए जा रहे हैं, 6 बजे लाइटें ऑफ कर दी जाती हैं, कंटेनर पर पुलिस चढ़ा दी जाती है, फिर अब आप क्या करेंगे? कैसे अपनी पावर को मनवाएंगे? देखिए मां साहिबा, मैं संदेला साहब काबिल इज्जत है हमारे लिए, नवाज शरीफ साहब भी हमारे लिए काबिल इज्जत है। पीटीआई जो कुछ देख रही है, हमसे पहले ये देख चुके हैं। इन्हें माजी से सबक सीखना चाहिए कि इनके साथ क्या क्या जुल्म होते रहे। इमरान खान ने नहीं किए, इन्होंने जुल्म किए वो सबके साथ करते रहे। हमें जलसे ना करने दें, हम पे FIR काट दें, मुकदमा दर्ज कर दें, इमरान खान को आप फांसी लगा दें, पीटीआई के लोगों को आप गोलियां मार दें। इससे क्या होगा? इससे नफरत पैदा होगी, इससे पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। जमहूरियत का मकसद ही यही होता है कि जिसे आवाम वोट दे, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, चाहे वो जरदारी साहब हो, चाहे वो इमरान खान साहब हो, आप उसको हुकूमत दे दें ताकि आवाम उसको तस्लीम कर ले। अब हुआ क्या है? इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया गया, अदालतों को इस्तेमाल किया गया, झूठे मुकदमात बनाए गए। मेरा ताल्लुक सिंध से है, मैं नायब सदर सिंध हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। सिंध के सदर हलीम आदिल शेख पर 40 झूठे मुकदमात बने। वो किसने बनाए? क्या वो नवाज शरीफ ने बनाए? नहीं। सिंध में गवर्नमेंट किसकी है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बात यह है कि जो इदारे इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं, इस मुल्क को चला रहे हैं, वो जमहूरियत का जो राग लगाया हुआ है, इसे खत्म कर रहे हैं। हम सबको बैठना पड़ेगा, हम दुश्मन नहीं हैं। ये पाकिस्तान सबका है, नवाज शरीफ साहब का भी है, ये जरदारी साहब का भी है, ये इमरान खान का भी है। हम आपकी ये बात भी मान लेते हैं कि बानी पीटीआई इमरान खान इंटरनेशनल लीडर हैं। इजराइल का जो अखबार है उसमें जो बात छपी है कि इमरान खान के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं, तो फिर इस बात को भी आप मानते हैं कि वो इजरायली एजेंट है जो कि मौलाना फजलुर रहमान अभी तक कहते आए हैं? मैं बात करूंगा तो बड़ी तल्ख हो जाएगी। जिस मुल्क में फातिमा जिन्ना को गद्दार करार दिया जा सकता हो, जिस मुल्क में लियाकत अली खान को चौराहे पे मारा जा सकता हो, जिस मुल्क में भुट्टो को फांसी चढ़ा दी जा हो, जिस मुल्क में अकबर बुगटी को उसके घर में घुस के मारा जा सकता हो, तो क्या इमरान खान इसराइली एजेंट बनाने में देर लगती है? और बात जहां तक आती है अखबार की, कहता हूं उसमें उस साफी ने अपनी इज़ारे राहे दिए। अब महा साहिबा कह रही है कि मेरा दिल चाह रहा है कि सर्दी के अंदर गर्मी पड़ जाए तो माहौल बड़ा अच्छा हो जाएगा, गर्मी में अनार आ जाए तो माहौल बड़ा अच्छा हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि महा साहिबा ने बिल्कुल तस्दीक कर दी, अपनी एजार किया है, उस अखबार ने एजार किया है। हम क्या ऐसा जादू आपने कर दिया इजराइल के अखबार पर? ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि वो खुद गवाहियां दे रहे हैं इमरान खान साहब? मेरी बात सुन लें, मेरी बात मां साहब, प्लीज 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 मुझे बात मुकम्मल होने दें। जी करें। इसराइल को कोई भी मुसलमान कभी तक तस्लीम नहीं कर सकता। ये इल्जामात की जो बौछार है, ये हमेशा उसी पे होती है जो पाकिस्तान के वफादार होते हैं। अच्छा, तो ठीक है, यही तो हम भी जानना चाह रहे हैं ना कि इजराइल पर ऐसा कौन सा आपने जादू कर दिया है, कौन सा मंत्र फूंक दिया है कि उसके अखबार में भी हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की बातें हो रही हैं, चीख चीख कर दुहाइयां दी जा रही हैं कि इमरान खान साहब आप हमारे पास आए, ताल्लुकात तो हमने ठीक करने हैं। देखिए, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इजराइल को पसंद करती है, ना हम चाहते हैं, ना मिलते हैं, ना बानी पीटीआई ने कभी इसराइल के लिए इस तरह की बातें की होंगी। इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि इमरान खान साहब अगर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि हम नहीं मानते इसराइल को, देखिए अगर इमरान खान साहब बाहर होते, वजीर आजम होते, तो आज इस पाकिस्तान का रुख अलग होता। आज इसराइल को इतनी हिम्मतें नहीं होती, अमेरिका को नहीं होती। ये वजीर आजम साहब को बात करनी चाहिए फलस्तीनियों के हक में। कहाँ है वो रैलियां, कहाँ है वो मुजाहरे, क्या कर रहे हैं पाकिस्तान हुकूमत, क्या कह रही है बताएं मुझे। वहाँ लोग मारे जा रहे हैं। रिजवान साहब, संदेला साहब निकालें अब। जी आप रिजवान संदेला साहब, मैंने आपको नहीं बोला, मैंने आपको, देखिए आपको, मैंने आपको, आपने बात की, आप बात करें।
हाजिर आप सिंध बैठे हुए हैं, साईं बड़ी दूर बैठे हुए हैं, यहाँ के हालात कुछ और हैं। अभी आप गर्मी में सर्दी आने के लिए तो नहीं मान रहे कि गर्मी में सर्दी नहीं आ सकती, ना आप कह रहे हैं कि सर्दी में अनार नहीं आ सकता। सरकार ये वो मुल्क में जिसमें 12 मौसम आ सकते हैं। सरकार ये वो मुल्क है जो जर्मनी का बॉर्डर जापान से मिला देता है। सरकार ये वो मुल्क है जिसका वजीर आजम आवाज की रफ्तार से तेज ट्रेन भी पाकिस्तान में चला देता है, तो वहां पे सारा कुछ मुमकिन है। और दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि अगर इमरान खान बाहर होता तो इसराइल को नाकों चने चबवा देता। हजूर, आपसे इंडिया का पायलट 24 घंटे नहीं संभाला गया था, और 24 घंटे में आपने असेंबली के इजलास में पिछले 4 महीने में कोई शिरकत नहीं की थी। लेकिन जब पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया का जहाज गिराया तो इमरान खान साहब 24 घंटे के अंदर असेंबली में आ गए। और वहां पे क्या करूं, मैं इंडिया से जंग कर लूं? अगर मैंने उनका पकड़ा है तो मैं छोड़ रहा हूं, और फिर उसके बाद शिकायतें भी करते रहे। हालांकि मैंने बंदा छोड़ दिया था, हालांकि मैंने इलेक्शन जो है वो बनाने की कोशिश की, मोदी का बंदा छोड़कर। कहा गया था इमरान खान से ये बंदा ना छोड़े, इलेक्शन मोदी का खराब हो जाएगा। वो लोगों में क्या जवाब देगा? लेकिन मोदी का इलेक्शन बचाने के लिए इमरान खान साहब ने 24 घंटे में बंदा छोड़ा था। तो आप ये बात हमें ना बताएं कि इमरान खान साहब कितने बहादुर हैं, इसराइल के साथ कितने टिक जाते। जहां तक इसराइल का, ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रोग्राम की मेजबान नहीं कह रही, ये पाकिस्तान का वजीर आजम या वजीर खारजा नहीं कह रहा, ये इसराइल के अखबार कह रहे हैं। सरकार, ये अमेरिका इंग्लैंड का अखबार नहीं, इसराइल का अपना अखबार कह रहे हैं। आप देखें, इसराइल का अपना अखबार कह रहा है इमरान खान हमारा असासा है। आपने 25-30 साल पहले इमरान खान को पाला था, हमने लॉन्च किया था, हमें हकीम सही से डॉक्टर सरार साहब बता के गए थे। इस कौम को रोना रोते रहे हैं कि ये बंदा एजेंट है, ये बंदा इमरान खान साहब को कोई पाल रहा है। इमरान खान साहब के गोल्ड स्मिथ जो फैमिली है वो अभी तक पीछे खड़ी है। इमरान खान के बच्चे अभी तक गोल्ड स्मिथ में फैमिली में पढ़ रहे हैं। उनकी जो पहले वाली बेटी है वो भी अपनी भाइयों के साथ पल रही है। तो इसलिए हमें आप ये ना बताएं इमरान खान कितने बहादुर हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये इसराइल का अखबार कह रहा है। मेरे ख्याल इससे ज्यादा तो इसमें कुछ हो नहीं सकता। अगर मैं कहूं तो मुझ पे इल्जाम लगाएं, मेरे मुल्क का कोई शख्स कहे तो ये कहें, जंग अखबार लिखे, जियो न्यूज खबर चलाए, नियो टीवी, एयरवाई, तो आप उन पे क्लेम कर सकते हैं। इसराइल का अखबार है कि हमारा असासा इमरान खान साहब है। चलें रिजवान साहब, इसराइल के अखबार में ये चीजें छपी हुई हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ बात करेंगे 21 सितंबर को होने वाले जलसे की। तो परवेज इंदिला साहब, आपकी तरफ से कहा गया था कि पीटीआई अटक पुल भी पार करके दिखाए, चैलेंज किया गया था। लेकिन ठीक है, ये सब चीज़ें अपनी तरफ, लेकिन आपने इतनी पाबंदियां लगा दी, कंटेनर से कंटेनर्स, फिर 6 बजे तमाम जो लाइटें थी वो भी बंद कर दी गई। अली अमीन गंडापुर को आपने कहा था कि तकरीर नहीं करेंगे, वो आए भी नहीं, इस डर से कि कहीं तकरीर हो ना जाए, फिर मैं कुछ ना कुछ बोल ना दूं और फिर वही सियासी बयानबाजी ना शुरू हो जाए। ये वैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि वो डर गए, उन्होंने तकरीर नहीं की है। इससे तो मैं आपसे एग्री करता हूं कि उन्होंने तकरीर नहीं की, वो डर गए कि उनके मुंह से, क्योंकि जाहिर है वो शहद वाला जो मसला है ना उनके साथ, उसमें नहीं लगता पता। इंसान के मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं तो बाद में संभालनी मुश्किल होती है। देखें, हम अपनी बात पर बज़िद हैं। अगर अली अमीन गंडापुर ने जो कहा था कि मैं 15 दिन के बाद लश्कर लेके आ रहा हूं इमरान खान को जेल से छुड़वाने के लिए, तो खुदा की कसम वो अपने वो जो पुल है ना वो क्रॉस नहीं कर सकेंगे। अगर वो इस बदमाशी के साथ आएंगे, इस इरादे के साथ आएंगे और एक लश्कर लेकर आएंगे कि मैं इमरान खान को छुड़वाऊंगा, तो वो पुल कैसे क्रॉस कर लेंगे। लेकिन क्योंकि इस दफा वो इलेक्शन जलसे के लिए आ रहे थे, बिस्मिल्लाह वेलकम, ये पाकिस्तान उनका है, ये पूरा पाकिस्तान, वो सिंध जाए, वो पंजाब आए, वो बलोचिस्तान जाए, गिलगित बल्तिस्तान, जहां मर्जी जाए, वो एक सूबे के वज़ीर आला है। लेकिन जिस दिन अपनी वो जो उन्होंने एक बढ़क लगाई थी ना सुल्तान राय वाली, अपनी मूंछों को ताव देकर, अगर वो उस स्टाइल में आएंगे तो फिर नहीं क्रॉस करने देंगे इंशाल्लाह ताला। और जहां तक इलेक्शन के जलसे की बात है, देखें पाकिस्तान है अभी केपी के सूबे में जो कि जहां का वजीर आला अली अमीन गंडापुर है, वहां पर हमारे पाकिस्तान में 10 मुल्कों के सफीर उनके सूबे में किसी जगह पर गए हुए थे स्वाद में, आपके सामने उसमें वहां पे पुलिस वाली गाड़ी के साथ हादसा हुआ है। वो किसकी जिम्मेदारी है? क्या जलसे करवाना जरूरी है या अपने? और देखिए कितना बड़ा, अब 10 मुल्कों के सफीर जा रहे हैं, उन 10 मुल्कों के सफीरों ने अपने अपने मुल्कों में रिपोर्टें भेजनी है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के क्या हालात हैं। आप वहां पे उनको सिक्योरिटी दें, मेक श्योर करें कि आपके सूबे में ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। वो दौड़ पड़ते हैं कि मैं संदीप साहब, वैसे जो ये अभी जलसा हुआ है इसको आप क्या रेट करेंगे? क्योंकि आपकी तरफ से कहा गया कि बहुत कम तादाद है, 1600 भी अवाम नहीं निकले, लेकिन लग तो रहा था कि ये तादाद तो अच्छी खासी निकल आई है पाबंदियों के बावजूद। अच्छा देखें, मुझे एक बात तो बताएं, ये जलसा कहां था? लाहौर में था
क्या लाहौर की अवाम निकली? आप खुद लाहौर में रहती हैं, क्या उस दिन लाहौर में कोई ऐसे रोड, कोई कंटेनर, कोई लिबर्टी बंद था, या इसके अलावा कोई हुसैन चौक बंद था, या उसके अलावा कोई और कुछ? देखिए, ये अगर आपने हुकूमत की तरफ से दी गई थी वही थी जगह, बिल्कुल। वो तो मीनारे पाकिस्तान करना चाह रहे थे। नहीं, मीनारे पाकिस्तान में अब देखें, ये तो फैसला एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद हुकूमत ने करना ना कि क्या यहाँ पे कोई मसाइल तो नहीं है, किसी किस्म के इशू तो नहीं है, लेकिन जिस किस्म का रवैया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, चाहे 9 मई वाले दिन का देखें, चाहे आप फिर उसके बाद जो इस्लामाबाद में इमरान खान साहब की मौजूदगी में देखें, तो उन्होंने उनको एक ऐसी जगह पे मवेशी मंडी में दिया है कि वहां पर आप अपना शौक पूरा कर लें, आपने पटाखे चाल लें, आपने शुरलियां, जो करना है आप कर लें। तो उनको जरा शहर की आबादी से दूर रखा गया है, ताकि अगर वो उनको समझ ना लगे वो शहद वाले मसले के बाद, तो कम अज कम एक साइड पे है। तो मेरे ख्याल में वो मुनासिब था। लेकिन आप ये बात देख लें कि अली अमीन गंडापुर कहां फंस के रह गए, कौन से रूट पर वो चढ़ गए थे? क्योंकि अवाम इंतजार कर रहे थे कि कहीं अली अमीन गंडापुर हमें नजर आए, कहीं ऐसा तो नहीं वो डर गए थे गुज़श्ता जलसा होने के बाद? और फिर मरियम नवाज साहिबा भी हमने देखा कि बड़ी इनएक्शन दिखाई दी। हाँ साहिबा, मैं क्या बताऊं, अली अमीन गंडापुर डर जाएंगे। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद पहुंचते हैं, अली अमीन गंडापुर सवाबी में आ जाते हैं, अली अमीन गंडापुर लाहौर पहुंच जाते हैं, पूरा पंजाब घूमते हैं और वो डर जाएंगे। ये डर वर खत्म हो गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनको आप मम्मी डैडी ना समझें। आपने इतना जुल्म किया है, इतना तशद्दुद किया है, इतने मुकदमात बनाए हैं कि अब वो लोहे के चने बन गए हैं। आप हमें ये ना सिखाएं कि जलसा कहाँ था, किधर था। इजाजत आप नहीं देते, एजेंसियों की इंफॉर्मेशन पर आप चलते हैं कि जी यहाँ जलसा नहीं करने दो। अभी जो इस्लामाबाद में जलसा था, हमारे साथ जो सिंध में रुकावट हुई, हमारे सिंध का सदर हलीम आदिल शेख हजारों कारकुनों को लेके मटियारी पहुंचा, वहां रास्ते बंद कर दिए। तो ये चीजें आप ना करें। जो दोगे वो लौट के आएगा। हम यही कह रहे हैं आपको कि ना करें। जो लोग आपसे ये करवा रहे हैं ये ना करें। सारी जिंदगी नून लीग की हुकूमत नहीं रहनी है। आप जमहूरियत दें, जलसे दें, मोहब्बत दें, प्यार दें, तरक्की दें। आप सरपरस्त हैं, आपकी हुकूमत है, आप सरपरस्ती करें, अपने दिल बड़े करें। अगर हम यहाँ से रैलियां लेके आ रहे हैं, हमें पानी पिलाएं, हमें शरबत पिलाएं, शेल ना मारें, गोलियां ना मारें, कैंटीनर ना लगाएं। ऐसी मिसालें कायम करें। आइंदा आपके लिए भी रोड खुले हों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन आपको गले लगाएं, आपको रोड दें, आपको पानी पिलाएं। ऐसी मिसालें कायम करें। आप रास्ते बंद ना करें। सारी जिंदगी आपने नहीं रहना हुकूमत के अंदर। तो परवेज संदिला साहब, सारी जिंदगी हुकूमत में नहीं रहना, यही कल को आपके साथ हुआ तो फिर बर्दाश्त कर लेंगे आप लोग? और फिर रिजवान साहब कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर डरने वाली चीज़ नहीं, वो डराते हैं। क्योंकि हमने देखा कि पंजाब में आकर ही किलाशनकोफ से गाड़ियों के शीशे भी तोड़े अली अमीन गंडापुर ने, इतने वो बहादुर इंसान है। अच्छा, वो देखें, एक तो वो जो बहादुर हैं वो हमने देख लिया है कि उन्होंने पंजाब की धरती पर खड़े होकर तकरीर नहीं की। और मैं एक बात बताऊं, उन्होंने दुनिया में किसी भी जलसे में सबसे मुख्तसर तरीन रिकॉर्ड कायम किया है। उनका नाम भी वो गिनीज ऑफ बुक में आएगा कि अली अमीन गंडापुर ने लाहौर के जलसे में मुख्तसर तरीन जो है वो तकरीर की, और फिर गाड़ी में बैठ के कहा कि मैं वापस जाऊंगा, जैसे ही मैं केपीके की धरती पे पहुंचूंगा तो वहां से फिर मैं अपनी तकरीर जो है वो रिकॉर्ड करके भेजूंगा। तो उनकी बहादुरी के किस्से हम जानते हैं। जैसा बहादुर बात भी तो माने ना कि आपकी तरफ से टाइम इतना शॉर्ट दिया गया था, माइक छीन लिया गया, लाइट ऑफ कर दी गई, टाइम की पाबंदी की वजह से तकलीफ, टाइम की पाबंदी करें तब भी वो बुरे, टाइम की पाबंदी ना करें तब भी वो बुरे। एहतराम किया है इन्होंने, कानून का एहतराम किया है। एहतराम देखिए, कानून का एहतराम करवाने वालों ने कानून का एहतराम करवा लिया ना। 4 बंदे स्टेज पर गए और वहां जो सदर थे, जो बैरिस्टर गोहर साहब हैं, वो उन्होंने 4 पुलिस वाले देखे और उन्होंने कानून का एहतराम किया। ये बड़ी अच्छी बात है। आपने लिख कर दिया हुआ था, आपको तो ये करना चाहिए था। और जहां तक मेरे भाई ने मुझे एक लंबी लिस्ट गिनवाई है ना कि पानी पिलाना चाहिए, शरबत पिलाना चाहिए, मिठाई खिलानी चाहिए, खाना खिलाना चाहिए, तो भाई आपके 4 साढ़े 4 साल में ये मिसालें कायम करते ना। आप पीडीएम की तहरीक को ये सारे काम करते, पानी पिलाते, रोटी खिलाते, देगे धरते उनके लिए, और फिर उसके बाद अमेरिका में खड़े होकर ना कहते हम जाकर एसी उतार देंगे, हम जाकर घर का खाना बंद करवा देंगे, अब जाकर मैं तो फलां को अंदर। ये मिसालें आपने खुद कायम की हुई हैं। आप हमें ये बता रहे हैं कि हमारी हुकूमत भी नहीं रहनी, हुकूमत आपकी भी नहीं रही। देखे ना कि आज क्या हो गया है। इमरान खान साहब
और उनकी खतून अव्वल जो बुशरा बेबी साहब हैं, उस वक्त जो उनकी ऑडियो रिकॉर्ड आई करती थी या उनकी कॉलें आई करती थी तोशा खाना से, हुकूमतें सदा नहीं रहती किसी की भी। अच्छी मिसालें कायम की हो तो उसका आने वाले दौर में अच्छा है। जो आप लोगों ने किया भुगत रहे हैं, जुबान साहब इसमें मेरा कसूर है कोई नहीं। आप जो मिसालों की बात कर रहे हैं, काश आपने अपनी हुकूमत में की होती। हमने नहीं की, आप कर दें, आप पहल कर दें, आप पहल कर दें। देखें हमने, देखें मैडम, देखें मैं बताता हूं, हमने पहल की है। आपने इस्लामाबाद वाले जलसे में खड़े होकर जो जुबान इस्तेमाल की मरियम नवाज साहिबा के बारे में और उसके पंजाब के बारे में, पंजाब के लोगों के बारे में, इसके बावजूद हमने आपको लाहौर में जलसा करने की इजाजत दी। ये दावे जो किए कह रहे हैं कंटेनर खड़े थे, देखिए कौन सा कंटेनर खड़ा था? कि मैं माफी किस चीज की मांगू, मैंने तो कोई ऐसी गलती की नहीं, तो फिर माफी का रोना क्यों लगाया हुआ है हुकूमत ने? नहीं, अगर तो वो समझते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी वर्दियां मैं ठीक करूंगा, अगर वो कह रहे हैं अदारों को कि मैं तुम लोगों की आगे मतलब कि तंजीम साथ मैं तुम लोगों को, देखिए अगर इस किस्म की गुफ्तगू अगर आप करेंगे तो फिर जुबान आपको अपनी ठीक करनी पड़ेगी ना, आपको अपनी जुबान पर माफी तो मांगनी पड़ेगी। और अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो ठीक है, फिर लगे रहे, फिर माफी मंगवाने वाले माफी मंगवा भी लेंगे। और वक्त बड़ा, देखिए वक्त अभी जो मेरे भाई कह रहे हैं ना कि वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता, हुकूमतें एक जैसी नहीं। अली अमीन गंडापुर ने, मुझे नहीं लगता कि अगले 2-4 महीने वज़ीर आला रहना है। जिस किस्म का उनका रवैया है, अभी उन्होंने ये देखें जो उन्होंने तकरीर की थी, उन्होंने तकरीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं की थी, उन्होंने ये तकरीर अपने लिए की थी। उनको सिंध में बड़ी KPK में बड़ी मुज़ाहमत का सामना है। एक तो वो और उनके भाई और उनका खानदान करप्शन पे जो उन लोगों ने बाजार गर्म कर रखा है, उनके अपने PTI के लोग उनके खिलाफ एक मुहाज बनाकर खड़े हैं। ये तकरीर करने के बाद उन्होंने इमरान खान को जरा बताया कि मैं आपके साथ हूं, और लोगों का भी थोड़ा सा उनको एक हमदर्दी मिली है कि अली अमीन गंडापुर ने बड़ी तगड़ी तकरीर कर दी, क्योंकि कल्चर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो उन्होंने वो जो उनके खिलाफ एक मुहाज बन रहा था ना KPK को, उसको थोड़ा सा डाउन करने के लिए, अपना मोराल बेहतर करने के लिए तकरीर की है। वैसे अगले दिन तकरीर के बाद 8 घंटे वो कहीं बैठ के माफिया भी मांगते रहे हैं, सुना, और उन माफियों में उन्होंने बड़ा यकीन दिलाया कि अगले लाहौर के जलसे में ना तो मैं तकरीर करूंगा और ना मैं ही वक्त पर पहुंचूंगा। और मुझे लगता है कि अपने तमाम वादों पर वो पूरे उतरे हैं। तो इसलिए अली अमीन गंडापुर साहब जो है ना, वो बस अब महीने के मेहमान है, 2 के मेहमान है, 3 के मेहमान है, इनके अंदर जी अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कोई ना कोई उठ के खड़ा हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। चलें जी, ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होके हम ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में आईनी तरमीम बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई है, क्या होगा और हुकूमत की क्या स्ट्रेटेजी होगी, इस ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाजरीन। परवेज संधीला साहब, हुकूमत के लिए आने वाले दिन बड़े मुश्किल हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि आईनी तरमीम का भी आपके सामने एक चैलेंज है। मौलाना भी नहीं मान रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट का आज जो फैसला आया है, अब आने वाले दिनों में हुकूमत की तरफ से क्या तैयारी की जा रही है? मेंटली प्रिपेयर्ड है हुकूमत? अच्छा देखें, मैं बड़ा पुरुमीद हूं कि ये जो आईनी तरमीम है इसके हक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वोट देगी। देखें, ये आईनी तरमीम किसी एक शख्स के लिए नहीं है, किसी एक अदारे के लिए नहीं है, एक फर्द के लिए, 26 करोड़ अवाम के लिए। ये मुतफ़िक़ा तौर पर होगी। मौलाना फजल मान साहब इंशाअल्लाह ताला ऑन बोर्ड हैं। अभी आपने कल मौलाना साहब के एक इंटरव्यू था जिसमें वो कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब, मैं मतलब कि सोच भी नहीं सकता कि ये जो मीडिया पर खबरें फैलाई जा रही थी कि मियाँ साहब मिले नहीं और मिलना, तो उन्होंने कहा जी कि वो जब भी मैं खुद जाके उनको मिलूंगा, वो मेरे पास आए, हम बैठ के मामलात, मियां साहब जैसे ही मौलाना फजल मान साहब से मिलेंगे, एक मुलाकात है सिर्फ, और उस मुलाकात के बाद देखेंगे मौलाना फजल मान साहब, देखें उनके अगर कुछ तहफ़्ज़ात थे तो वो तहफ़्ज़ात उन्होंने दे दिए, और वो तहफ़्ज़ात अगर हुकूमत दूर करती तो उसके बाद फिर मौलाना फजल मान साहब क्यों इस आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे? खबरें तो ये भी है कि मौलाना खुद नहीं मिलना चाह रहे, और मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से तो ये ख्वाहिश है कि कहीं ना कहीं ये मुलाकात हो जाए, क्योंकि मौलाना ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत के पास तो मैंडेट है ही नहीं हुकूमत करने का। देखें, अगर आप जैसे एक मंझे भी जो मतलब एंकर हैं, वो ये बात तब भी कहें जब मौलाना फजल मान कल एक इंटरव्यू में अपने मुंह से ये कह चुके हैं, इसी तरह का सवाल एंकर ने किया उनसे, उन्होंने कहा जी ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, ऐसा हो नहीं सकता। नवाज शरीफ के साथ और उनके खानदान के साथ मेरे दहाइयों से तल्लक है। मौलाना की गुज़श्ता बयान भी तो देख ले, वो कह रहे हैं कि हुकूमत वो आईनी तरमीम लेकर आ रही है, अगर हम उसे मान लेते तो वो फिर आवाम के हुकूक पर डाका होता, और वो कह रहे हैं कि आवाम की इमानत में खयानत, हम तो कभी ओपोजिशन का साथ दे, ओपोजिशन के खिलाफ जा ही नहीं सकते। फिर वो भी तो बयान देखे ना। नहीं, मैं बिल्कुल वो बयान देखें, वो बयान, इस बयान को भी 6 दिन हो गए ना आज। उस बयान के बाद तहफ़्ज़ात है ना उनके, किसी कोई ऐसी शिक्स हैं जिसके ऊपर तहफ़्ज़ात हैं जो आईनी तरमीम में है।
अगर उस पर मौलाना साहब की पार्टी और हुकूमती पार्टी और हुकूमत के जो आपस में बैठकर बात करने वाले हैं मुसालतकार, वो बैठकर बात करते हैं और कोई ऐसी शिख्स हैं जो मौलाना साहब समझते हैं कि वो कहीं ना कहीं मुतसादम है इंसानी हकूक वर्जियों, तो वो अगर उसमें कोई बातचीत हो जाती है, मसला हल तो होना है ना, जंग तो ये है नहीं है। ये सारा कुछ आपने टेबल टॉक करनी है, एक टेबल के गिर्द बैठकर बैठना है और आपके मसाइल दूर हो जाने हैं। मौलाना फजल रहमान साहब देखें, मौलाना फजल रहमान साहब के मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुश्किल तरीन काम है। दोनों जमातों ने 25 साल पिछले में एक दूसरे के बारे में जो कहा हुआ, कितना मुश्किल काम है। लेकिन हुकूमत नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, वो तो मौलाना साहब ऐसे ही जैसे घर वाली बात है। मुज़ाकरात की तरफ जाना है, पीटीआई की तरफ से तो ये शर्त है कि हमारे बानी पीटीआई को रिहा करें। जी वो रहा ही है, और क्या रहा करना है उनको? वो इतने बड़े सेल में रह रहे हैं, उनको देसी घी मिल रहा है, बकरे मिल रहे हैं, छतरे मिल रहे हैं, देसी जैसे मुर्गी मिल रही है। उनकी जो मिसिज हैं साबिक खतून अव्वल बुशरा बीबी भी उनके साथ हैं, उनको अंदर डंबल मिले हुए हैं वर्जिश के लिए, डॉक्टर, और इससे ज्यादा कितना रहा करना है? देखिए इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, उनके लिए देखें एक पूरा एक 200-400 बंदे की सिक्योरिटी वहां पर उनके लिए इंतजामात है। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को तो खुद कोई तकलीफ है नहीं है, और बाहर बैठे हुए जो इमरान खान साहब के जिसे आप कह सकते हैं कि उनकी पार्टी के इस वक्त लीडर हैं, वो चाहते भी नहीं है वो कि इमरान खान साहब बाहर आए। चलें रिजवान साहब, दे देना आईनी तरमीम में हुकूमत को वोट दे दे आईनी तरमीम के मामले पर, फिर आपको जो आपकी तरफ से फरमाइशें हैं कि शरबत भी पिलाया जाएगा, खाने भी खिलाए जाएंगे, मुलाकातें भी होंगी, प्रोटोकॉल भी मिलेगा, ये सारी फरमाइशें आपकी पूरी होंगी? फरमाइशी प्रोग्राम अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ करवाना चाहती तो आज इमरान खान जेल में नहीं होते, बनी गाला में होते या वजीर आजम हाउस में। आईनी तरमीम अदलिया पर हमला है, जो पहले भी ये कर चुके हैं। कभी भी किसी भी सूरत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस आईनी तरमीम का साथ नहीं देगी। और जहाँ तक मौलाना साहब की बात है, मौलाना साहब काबिल इज्जत हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के राब्ते में हैं। आपको मैं न्यूज़ दे सकता हूँ कि मौलाना साहब कभी भी इस आईनी तरमीम के हक में नहीं होंगे, ना जाएंगे और ना उनके लोग उनको जाने देंगे। चलें जी, तो परवेज साहब वो तो कह रहे हैं कि मौलाना कभी भी नहीं जाएंगे इस आईनी तरमीम के हक में। क्या लगता है कि हुकूमत भी मना पाएगी मौलाना फजल रहमान को? ये ख्वाहिश है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन ये पहले की तरह अब भी कभी पूरी नहीं होगी। मौलाना साहब वहीं पे जाएंगे जहां मुल्क की बेहतरी होगी, और मुल्क की बेहतरी ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान अगर बेहतर हो रहा है। मुझे एक जी मैं भी इसी पे बिल्कुल इंशाल्लाह। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जरा रवैया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है ना, उनको इसी तरह की चीजें सूट करती हैं। अभी आज आपको पता है पाकिस्तान में एक बड़ी तैनाती हुई है, जनरल आसम मलिक साहब जो है उनको DGISI नामजद किया गया, और उसके फौरन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उसी तरह पे जरा जब ये आसम मुनीर साहब को इनके सदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए था, तो इस किस्म का रवैया अपनाया गया था। इमरान खान साहब की पार्टी का जलसा था मियां वाली में, अब उन्होंने मियां वाली से जलसा खत्म करके कहा कि उसको फौरन रावलपिंडी में जलसा किया जाए। अब रावलपिंडी वालों को क्या पैगाम दिया जा रहा है कि हम आपकी इस तैनाती को भी मुतनाज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, या वो इस जलसे का क्या मकसद है? जब आपका जलसा ऑलरेडी वहां पर मियां वाली में है, लेकिन इस तैनाती के फौरन बाद उन्होंने फैसला किया नहीं जी ये जलसा जो है आप लोग पिंडी में करेंगे। अब पिंडी में जलसा करने का मुझे तो समझ नहीं आती। उस वक्त जनरल आसम मुनीर साहब थे, उनकी तैनाती के खिलाफ जिस तरह लॉन्ग मार्च किया गया, जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की गई, अब यहां पर फिर एक तैनाती हुई और फिर मरोड़ उठ रहे हैं। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि ये तैनातियां इमरान खान साहब करेंगे, तो उनकी पार्टी के होंगे। ये प्लान चेंज क्यों हुआ? मियां वाली में जलसा कर रहे थे, तो उसके बाद अचानक से रावलपिंडी में जलसा होना शुरू हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यही तो परवेज संदेला साहब कह रहे हैं, अचानक से ये प्लान चेंज क्यों हुआ? प्लान चेंज नहीं हुआ है, जलसे हर जगह होंगे, मियां वाली में भी होंगे, कराची में भी होंगे, रावलपिंडी में भी होंगे, और इंशाल्लाह दोबारा मीनारे पाकिस्तान पे भी जलसा होगा। ऐसी बात नहीं है, कोई प्लान चेंज नहीं हुआ। कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें कुछ फैसले हुए हैं, मजीद और फैसले होना बाकी हैं। ये हतमी चीज नहीं आई है कि रावलपिंडी में जलसा करेंगे। जहां तक फौज की बात है, फौज हमारी है, हम DGISI खुश आमदेद कहते हैं, आर्मी चीफ को खुश आमदेद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में एक मजबूत फौज देखना चाहती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में एक मजबूत अदलिया देखना चाहती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में एक मजबूत जमहूरियत देखना चाहती है। हम तो किसी के खिलाफ नहीं,
चलें जी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा फैसला आया है और उसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत के लिए एक और चैलेंज भी है और वो चैलेंज है आने वाले दिनों में आईनी तरामीम को पास कराना। अब देखना यह है कि आने वाले दिन हुकूमत के हक में जाते हैं या फिर ऑपोजिशन के हक में जाते हुए हमें नजर आएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।